हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धि का संप्रत्यय। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने बाल केंद्रित शिक्षा को डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके उसको भी देख लें, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड साथ ही आज हम बुद्धि के बारे में बात करेंगे, बुद्धि का संप्रत्यय। और इसके अलावा जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हावर गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो बुद्धि होती है, ये पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, सीखने की क्षमता और अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता है। तो कहने से मतलब ये है कि जो हमारा पर्यावरण होता है, पर्यावरण से मतलब है कि जो आसपास का वातावरण है, हमारा जो समाज है, उसमें हमें किस तरीके से समायोजन करना है, मतलब हमें कैसे रहना है लोगों के साथ आपस में, या फिर वातावरण में रह करके जो हम कुछ सीखते हैं, और अमूर्त तर्क को पूरा करने की जो क्षमता होती है, यानी कि हमें किस तरीके से रहना है, चीज़ों को कैसे समायोजित करना है, या कोई भी चीज़ जो सीखते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो क्षमता होती है वही हमारी बुद्धि कहलाती है। बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः ज्ञान, समझ आदि अर्थों में किया जाता है। यानी कि बुद्धि का जो प्रयोग है सामान्यतः सामान्य रूप से मतलब ज्ञान से किया जाता है, या समझ से, कि जो हमारी समझ है या हमारा जो संज्ञान है, यानी कि हमारा ज्ञान किस प्रकार का है, इन सारे चीज़ों से की जाती है। इसके अलावा बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सक्षम बनाती है। यानी कि बुद्धि के द्वारा ही हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, साथ ही जो हमारे उद्देश्य हैं उनको किस तरीके से पूरा करना है, तो ये सारी चीज़ें हम बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं। अब यहाँ पर हम बुद्धि की कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं देख लेते हैं। तो बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन की योग्यता है, ये कहा है स्टर्न ने। तो स्टर्न का कहने का मतलब ये है कि जीवन में जो भी नई परिस्थितियाँ आती हैं या समस्याएं आती हैं, तो उनसे किस तरीके से हमें निपटना है या कैसे समायोजन करना है, उसी की जो मतलब समायोजन करने की जो योग्यता होती है वही बुद्धि कहलाती है, ये कहा है स्टर्न ने। और अगली परिभाषा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यानी कि जो हमारे अंदर सीखने की योग्यता होती है वो बुद्धि होती है, ये कहा है बकिंघम ने। और अगली परिभाषा है, व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। तो ये कहा है टर्मन ने, यानी कि जो भी व्यक्ति जितना अमूर्त चिंतन कर सकता है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ऐसा कहा है टर्मन ने। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि किसने किसने माना है, स्टर्न ने, बर्ट और क्रूज। तो ये तीनों मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो कि बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते हैं। इसके अलावा अमूर्त चिंतन की योग्यता कौन कौन मानता है, बिने और टर्मन। एंड सीखने की योग्यता के रूप में गाल्टन, डियरबोर्न और बकिंघम। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करें बुद्धि के सिद्धांत, तो यहाँ पर बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक, तो इनको आपको याद रखना है। जो एक कारक सिद्धांत है ये दिया है बिने ने, यानी कि बिने ने बताया था कि जो बुद्धि होती है उसमें एक ही कारक होता है। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, इन्होंने द्विकारक बताए थे। एंड थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो है बहुकारक सिद्धांत, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा क्रमिक महत्व का सिद्धांत ये दिया है फिलिप वर्नर ने। एंड प्रतिदर्श सिद्धांत ये दिया है थॉमसन ने। और समूह कारक सिद्धांत ये दिया है थर्स्टन ने। इसके अलावा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया है, अभी हम इसको पीछे भी डिस्कस कर लिया था, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दें कि जो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है, तो इसमें इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। तो सबसे पहले यदि हम अमूर्त बुद्धि की बात करें तो ऐसे लोगों में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है जो लोग यदि चीज़ें सामने नहीं हैं तब भी उसका वह अच्छे से वर्णन कर सकते हैं, या कोई ऐसी समस्या है जो सामने ना हो तब भी उसका
वह समाधान कर सकते हैं अनुभव के आधार पर या कल्पना करके। तो ऐसे लोगों में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। और जैसे कि हमारे कवि हो गए, लेखक हो गए, इनमें भी अमूर्त बुद्धि होती है, क्योंकि चीज़ें सामने नहीं होती तब भी वह अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। और सामाजिक बुद्धि से मतलब होता है जिनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता हो गए या नेता वगैरह। एंड यांत्रिक बुद्धि, तो यांत्रिक बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जो जब चीज़ें सामने होंगी तब समस्या का समाधान करते हैं या तभी उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि हमारे मैकेनिक्स वगैरह हो गए। तो मैकेनिक क्या करता है, यदि कोई गाड़ी का कोई पार्ट वगैरह ख़राब है तो जब गाड़ी सामने होगी तभी तो वह उसका समाधान कर पाएंगे या उसके बारे में बता पाएंगे कि उसमें क्या खराबी है। तो ऐसे लोगों में यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और यांत्रिक बुद्धि को ही मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। उसके बाद बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत जो कि दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो स्टर्नबर्ग मानते हैं कि जो हमारी बुद्धि होती है वो 3 अलग अलग सिद्धांतों से मिल करके बनी है। एक तो इन्होंने बताया है विश्लेषणात्मक बुद्धि, और अनुभवजन्य या सृजनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि या फिर परिस्थितिगत बुद्धि। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि में बताते हैं कि जिसमें विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है तो उसमें समस्या का समाधान वर्तमान जानकारी के आधार पर होता है। मतलब कोई भी समस्या यदि है तो आप वर्तमान में जो भी आपको जानकारी मिलती है उसी के हिसाब से आप उसका समाधान करेंगे। जैसे अचानक आप कहीं जा रहे हैं और अचानक में आपके सामने कोई समस्या आ जाती है, तो फिर जहाँ पर पूर्व अनुभव कोई काम ना आए, फिर जो समस्या उत्पन्न हुई है आप उसी टाइम जो भी आपको वर्तमान में जानकारी मिल रही है उसी के हिसाब से आप उसका समाधान करें। तो ऐसी बुद्धि को कहते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। आप तुरंत उसका विश्लेषण करेंगे कि कैसे क्या करना है, तुरंत वर्तमान जानकारी के हिसाब से ही, उसे कहेंगे विश्लेषणात्मक बुद्धि। और अनुभवजन्य या सृजनात्मक बुद्धि से मतलब होता है कि इस बुद्धि में समस्या का समाधान पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव के आधार पर होता है, इसी वजह से इसे अनुभवजन्य भी कहते हैं। बट इसे सृजनात्मक भी कहते हैं वो इस वजह से कि कोई समस्या यदि आपके सामने आई है तो उसमें जो आपका पूर्व अनुभव है वो कहाँ तक काम आ रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो समस्या है वो पूरी पुरानी वाली समस्या की तरह है, सेम ही हो। तो उसमें पूर्व अनुभव कुछ ही काम आएगा, कुछ तो आपको नवीनता लानी पड़ेगी। तो यानी कि उसमें कुछ नया भी होता है, यानी कुछ नया भी करना होता है, कुछ नए तरीके से भी थोड़ा बहुत उसमें पूर्व अनुभव भी काम आ जाता है। तो ऐसी बुद्धि को कहते हैं अनुभवजन्य या सृजनात्मक बुद्धि। एंड व्यवहारिक बुद्धि या परिस्थितिगत बुद्धि से मतलब होता है कि इस बुद्धि में समस्या का जो समाधान है वो परिस्थिति पर ही निर्भर करता है कि किस टाइम कैसी परिस्थिति है, उसके हिसाब से फिर उसका समाधान किया जाए। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो कि दिया है कैटल ने। इन्होंने बुद्धि के 2 तरीके बताए हैं, 2 रूप बताए हैं, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं समूह कारक सिद्धांत जो कि दिया है थर्स्टन ने। तो इन्होंने बुद्धि के 7 कारक बताए हैं, और जो 7 कारक होते हैं उन्हें ही इन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं भी माना है। और इन योग्यताओं को मापने के लिए PMA टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो PMA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने जो बुद्धि के 7 कारक बताए हैं, शाब्दिक योग्यता और संख्यात्मक योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, वस्तु प्रेक्षण योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मृति योग्यता और प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता। तो सबसे पहले यदि हम बात करें शाब्दिक योग्यता की, तो शाब्दिक योग्यता यानी कि जिसके अंदर शब्दों की योग्यता होती है, नए नए वह शब्द आसानी से बना ले या कब किस तरीके से शब्दों को मतलब जल्दी ही नए शब्द क्रिएट कर ले, ऐसी बुद्धि ऐसे लोगों को मतलब ऐसे लोगों में शाब्दिक योग्यता पाई जाती है। और संख्यात्मक योग्यता तो जिसके अंदर गणितीय ज्ञान, अंकों का ज्ञान अच्छा होता है। शब्द प्रवाह योग्यता यानी कि बोलने की क्षमता, जो शब्दों को बोलने की क्षमता है, प्रवाह है। तो जिन लोगों में ऐसी शब्द प्रवाह की योग्यता होती है उनमें शब्द प्रवाह योग्यता पाई जाती है। और उसके अलावा वस्तु प्रेक्षण योग्यता से मतलब है कि कुछ लोग मतलब किसी भी चीज़ या वस्तु को देखते हैं तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। मतलब उन लोगों के लिए किसी भी वस्तु का स्थान और क्रम काफ़ी महत्व रखता है, जैसे कि मूर्तिकार हो गया या वास्तुकार हो गए। तो ऐसे लोगों में वस्तु प्रेक्षण योग्यता पाई जाती है। तार्किक योग्यता, ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी तर्क वितर्क करते हैं हर एक चीज़ में कि जो भी चीज़ें हो रही वो
क्यों, कैसे हो रही हैं, उसके पीछे का तर्क क्या है। ऐसे लोगों में तार्किक योग्यता पाई जाती है। और स्मृति योग्यता यानी कि जो लोग चीज़ों को याद करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि उनके अंदर स्मृति योग्यता अच्छी होती है, चीज़ों को अच्छे से स्मरण रख पाते हैं। और इसके अलावा प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता की यदि बात करें तो किसी भी घटना के बारे में विस्तृत प्रत्यक्षण जानकारी दे देना, तो ऐसे लोगों में होती है प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं बुद्धि की संरचना का प्रतिमान। तो ये सिद्धांत दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। इसे त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। और इनका मानना था कि जो बुद्धि होती है तो बुद्धि की सभी क्षमताओं को किसी घन की 3 विमाओं पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं, एक तो संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो तीनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले संक्रिया की यदि बात करें तो इसमें 6 क्षमताएं शामिल रहती हैं: संज्ञान, स्मृति लेखन, स्मृति धारण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। तो संक्रिया से मतलब ये होता है कि व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रियाओं का स्वरूप, यानी कि मनुष्य जो कुछ भी क्रियाएं करता है मस्तिष्क में संक्रिया करता है, यानी कि कोई समस्या है यदि व्यक्ति के सामने, तो वह समस्या को देखता है, फिर मानसिक क्रिया करता है, विचार करता है कि कैसे समाधान किया जाए। तो जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उसको ही संक्रिया कहते हैं। तो जो मनुष्य मानसिक प्रक्रियाएं करता है उसमें ये 6 क्षमताएं शामिल रहती हैं, यानी कि संज्ञान में लेना या स्मृति में धारण करना, स्मृति लेखन करना, उस पर चिंतन करना, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन करना, या फिर मूल्यांकन करना कि कोई भी जो समस्या है उसको कैसे समाधान किया जाए, किस तरीके से किया जाए। तो ये सारी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं और इन मानसिक प्रक्रियाओं को संक्रिया कहते हैं। और संक्रिया में 6 क्षमताएं शामिल रहती हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं विषय वस्तु की। तो विषय वस्तु में 5 प्रकार होते हैं। तो विषय वस्तु से मतलब होता है कि जो विषय वस्तु होती है उस विषय वस्तु के आधार पर ही हमें सूचना या समस्याओं का बोध होता है। मतलब कोई समस्या है तो उस समस्या का बोध हमें जिससे होता है वो हमारी विषय वस्तु होती है। मतलब कोई घटना यदि हुई है तो उस घटना को हम देख करके या सुन करके या उसका जो स्वरूप है कैसा है, इन सभी तरीक़ों से पता करते हैं कि जो घटना है वो क्या है, क्या समस्या है। तो समस्या का पता करना, जिन तरीक़ों से हम समस्या को पता लगाते हैं वो होती है विषय वस्तु। और विषय वस्तु में 5 प्रकार होते हैं, यानी कि इन 5 तरीक़ों से हम किसी भी समस्या के बारे में या किसी सूचना के बारे में समझते हैं। और इसके अलावा यदि बात करें उत्पाद की, तो उत्पाद में 6 प्रकार शामिल रहते हैं। तो उत्पाद से मतलब होता है कि पहले विषय वस्तु, यानी कि किसी भी समस्या को हमने देखा या समझा, फिर उसके बाद हमने उस पर संक्रिया की कि कैसे उसका समाधान किया जाना है। उसके बाद उसका कुछ न कुछ परिणाम निकलेगा। भाई कोई समस्या है तो समस्या में फिर हम समस्या पर विचार करेंगे, विचार करने के बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। जब उस समस्या का समाधान करेंगे किसी भी तरीके से किया तो उसका कुछ न कुछ परिणाम भी निकलेगा। तो जो परिणाम होता है उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। और इसमें 6 प्रकार शामिल रहते हैं: इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और आशय या निहितार्थ। तो कहने से मतलब है कि जो भी समस्या है तो उसका जब परिणाम निकलेगा तो हमें पता चलेगा कि उसकी इकाई क्या है, वर्ग क्या है, या फिर वह किसी चीज़ से किस प्रकार से संबंधित है, इसकी प्रणाली, रूपांतरण या फिर उसका आशय या निहितार्थ क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, तो इसे हम कहते हैं उत्पाद। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इनका सिद्धांत गिलफोर्ड का। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं संवेगात्मक बुद्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है डेनियल गोलमैन ने। और हालांकि जो ये सिद्धांत है ये डेनियल गोलमैन ने दिया है, किंतु जो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग है तो सबसे पहले 1990 में सैलोवी एवं मेयर ने इसका प्रयोग किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो सिद्धांत है वो तो डेनियल गोलमैन ने दिया है, किंतु इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया है, तो वो किया है सैलोवी एवं मेयर ने। और आगे अगर बात करें कि इनकी एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। तो इस बुक में ही इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो दिया था। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं गोलमैन ने पारंपरिक
आईक्यू की प्रणाली की आलोचना की है। तो ये भी याद रखना है कि जो गोलमैन हैं उन्होंने आईक्यू मापने की जो प्रणाली होती है पारंपरिक रूप से, उसकी आलोचना की है इन्होंने। और उनका मानना है कि किसी व्यक्ति की सफलता पर उसके आईक्यू का योगदान 20% और संवेगात्मक बुद्धि का योगदान 80% होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गोलमैन साहब हैं, इनका ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी कार्य को अंजाम देता है, किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया है वह सफल हुआ है या असफल हुआ है, तो उसमें 20% उसके आईक्यू का योगदान होता है और 80% उसके संवेगात्मक बुद्धि का योगदान होता है। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा है? तो सामान्यतः हम लोग भी ऐसा देखते हैं कि कोई बच्चा है या हम लोग भी हैं, घर में किसी भी क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि घर पे जो हमारा संवेग है वो अच्छे से काम करता है, कोई तनाव नहीं होता। वहीं जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पर आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो उसका कारण भी यही होता है क्योंकि हमारी जो हमारा आईक्यू लेवल है वो तो सेम ही रहता है घर पर भी और एग्ज़ाम हॉल में भी, लेकिन जो हमारा संवेग है वो चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से जो गोलमैन है, इनका कहना है कि व्यक्ति जो भी काम करता है, उसका जो भी परिणाम निकलता है, उसमें हमारा जो आईक्यू है उसका 20% योगदान होता है और जो संवेगात्मक होती है यानी कि संवेग का योगदान कितना होता है, 80%। यानी कि यदि संवेग अच्छे हैं तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे और संवेग अच्छे नहीं हैं तो वही काम बिगड़ जाता है। जिसको हमने एक बार अच्छा किया है उसको हम दोबारा बिगाड़ भी देते हैं, जब यदि संवेग अच्छे नहीं हैं, हम किसी भी कारणवश यदि तनाव में हैं तो संवेगों का अच्छा होना ज़रूरी है, या फिर संवेग को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। क्योंकि जो बुद्धि होती है वो मतलब हमारी जो आईक्यू लेवल है वो इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है, संवेग ही क्षण भर में बदल जाते हैं। अभी हम खुश हैं, हो सकता है अगले ही क्षण किसी कारणवश हम तनाव में आ जाएं या कुछ भी हो जाए, तो उस टाइम फिर जो हमारी बुद्धि है वो संवेग के वशीभूत हो करके काम करना बंद कर देती है या फिर उतना बेहतर काम नहीं कर पाती। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि 5 तत्वों पर निर्भर करती है। एक तो स्वजागरूकता, स्वनियमन, समानुभूति, अभिप्रेरणा और सामाजिक कौशल। तो इसको भी समझ लेते हैं कि जो गोलमैन हैं उनका कहना था कि जो हमारे संवेग हैं या जो हमारी संवेगात्मक बुद्धि है वो 5 तत्वों पर निर्भर करती है। एक तो स्वजागरूकता, यानी कि यदि हम स्वजागरूक हैं, खुद से ही जागरूक हैं कि कोई काम हमें करना है, तो यदि हमें कोई काम करना है उसके लिए हम जागरूक हैं, और जागरूक हैं तो फिर हम उस काम को करने के लिए तैयारी करेंगे अच्छे से। जैसे कि हमें कोई एग्ज़ाम देना है तो हम खुद से ही जागरूक हैं कि हमें एग्ज़ाम देना है और हमको अच्छे से एग्ज़ाम देना है, तो फिर हम उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो स्वजागरूक होना, यदि हमने अच्छे से तैयारी कर ली है तो एग्ज़ाम तक हमारे जो संवेग हैं वो अच्छे रहेंगे। स्वनियमन यानी कि खुद को रेगुलेट करना, खुद को नियमित करना। तो अपने संवेगों को अच्छा रखने के लिए हमें स्वनियमन भी आवश्यक है, खुद को कंट्रोल करना कि कैसे क्या काम करना है, नियमित रूप से नियम मतलब खुद को रेगुलेट करना। उसके अलावा समानुभूति, तो यदि हम दूसरे लोगों से समानुभूति रखते हैं तो भी हमारे संवेग अच्छे होते हैं। और अभिप्रेरणा से मतलब है कि यदि हम मोटिवेटेड रहते हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन रहता है, प्रेरित रहते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो भी संवेग अच्छे रहते हैं। और सामाजिक कौशल यानी कि हमारे अंदर यदि सामाजिक गुण अच्छा है, लोगों से कैसे मिलना जुलना है, कैसे लोगों से बातें करनी है, तो जो हमारा सामाजिक कौशल है वो अच्छा होता है, तो भी हमारे संवेग अच्छा काम करते हैं। तो कहने से मतलब ये है कि यदि हम लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे मतलब अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे संवेग जो हैं वो अच्छे रहेंगे। तो ये 5 तत्व हैं जो कि हमारे संवेगात्मक बुद्धि पर काम करते हैं। यानी कि ये यदि 5 तत्व अच्छे से काम करेंगे तो हमारी जो संवेगात्मक बुद्धि है वो अच्छी रहेगी, हमारे संवेग अच्छे रहेंगे। उसके बाद आगे समझ लेते हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये दिया है हावर्ड गार्डनर ने, और इन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1983 में। और इन्होंने बताया था कि जो हमारी बुद्धि है उसमें 10 बौद्धिक क्षमताएं होती हैं। तो इन्होंने 10 बौद्धिक क्षमताएं बताई हैं, तो इनको भी देख लेते हैं कि जो गार्डनर की 10 बौद्धिक क्षमताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि किन लोगों में होती है? जो लोग भाषा में माहिर होते हैं, किसी भी चीज़ का वर्णन करने में, जैसे कि कवि, लेखक, वकील,
पत्रकार हो गया, और शिक्षक में भी भाषाई बुद्धि पाई जाती है। इसके अलावा तार्किक गणितीय बुद्धि, तो तार्किक गणितीय बुद्धि जो लोग तर्क करते हैं हर एक चीज़ में, मतलब कि कोई भी काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे का तर्क क्या है, तो ऐसे लोगों में तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है, जैसे कि वैज्ञानिक हो गए, अर्थशास्त्री या फिर गणितज्ञ। और संगीतिक बुद्धि, तो जिनमें मतलब संगीत की बुद्धि होती है, जैसे गीतकार, संगीतकार। और शारीरिक गतिक बुद्धि, तो शारीरिक गतिक बुद्धि से मतलब होता है कि जिसके अंदर शारीरिक गतिविधि यानी कि अपने शरीर को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। तो कंट्रोल से मतलब ये है कि शरीर को तो हम सभी लोग कंट्रोल करते ही हैं, लेकिन जैसे कि खिलाड़ी हो गए, नर्तक और सर्जन, तो इसमें जो क्षमता है ये ज़्यादा होती है। जैसे कि कोई प्लेयर है, जब वो खेल रहा होता है, तो मान लेते हैं कि कोई क्रिकेट ही खेल रहा है, तो कब किस तरीके से बॉल को कैच करना है, ये क्षमता उसके अंदर बहुत अच्छे से होती है। यानी कि कब कितना शरीर को कंट्रोल करना है, किस तरीके से कहाँ हाथ ले जाने, कैसे बॉल को कैच करना है, ये क्षमता उनके अंदर ज़्यादा होती है। एक नर्तक के अंदर भी कब किस तरीके से हाथ पैर चलाने हैं, शारीरिक मुद्राएं किस तरीके से हाव भाव रखना है। और एक सर्जन यानी कि एक डॉक्टर में भी शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। जैसे कि मान लो डॉक्टर कोई ऑपरेशन वगैरह कर रहा है, तो यदि उसका खुद में ही कंट्रोल नहीं होगा, तो मान लो वो ऑपरेशन करने जा रहा है, तो हो सकता है कि उससे गलत ऑपरेशन भी हो जाए। तो ये क्षमता एक डॉक्टर के अंदर भी होती है, यानी कि वो इतना स्वयं को कंट्रोल करके रखता है कि वह आसानी से, आराम से एक ऑपरेशन कर सके, चीज़ों को सही से ऑपरेट करे। तो ये सारी चीज़ें यानी कि जिसमें शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, जैसे कि खिलाड़ी, नर्तक और सर्जन हो गए। और स्थानिक बुद्धि से मतलब होता है कि ऐसे लोग जिसमें स्थान क्रम का काफ़ी महत्व रहता है, जैसे वास्तुकार हो गए, चित्रकार हो गए और ड्राइवर वगैरह, तो इनमें पाई जाती है स्थानिक बुद्धि। उसके अलावा अंतरावैयक्तिक बुद्धि की यदि हम बात करें, तो अंतरावैयक्तिक से मतलब है ऐसे लोग जो दूसरों की मनोदशा एवं भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं या समझने में माहिर होते हैं, उनमें अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है। जैसे कि नेता हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता, एक शिक्षक, यानी कि शिक्षक भी दूसरों की मनोदशाओं को समझता है। मतलब जब वह बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो वह बच्चों की मनोदशा को समझता है, भावनाओं को समझता है, तभी वह सही से पढ़ा पाता है। तो जो लोग दूसरों की मनोदशा या भावनाओं को समझते हैं, उनमें अंतरावैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। और अंतरावैयक्तिक बुद्धि से मतलब होता है कि जो खुद की मनोदशा या भावनाओं को समझें, जैसे कि आध्यात्मिक गुरु हो गए, तो वो अपने बारे में ही अध्ययन करते हैं, अपने आप को समझते हैं। तो ऐसे लोगों में अंतरावैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। इसके अलावा प्रकृतिवादी बुद्धि से मतलब है जो लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, जैसे किसान हो गए, पर्यटक हो गए मतलब, तो उनमें प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। और अस्तित्ववादी बुद्धि से मतलब है कि जो लोग मतलब किसी भी चीज़ के अस्तित्व के बारे में खोज करना, कि किसी भी चीज़ का क्या अस्तित्व है, कोई चीज़ कैसे है, तो उनमें पाई जाती है अस्तित्ववादी बुद्धि। जैसे कि खोजकर्ता हो गए, वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिकों में भी अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। और तार्किक गणितीय बुद्धि भी पाई जाती है, क्योंकि वो तर्क भी करते हैं और अस्तित्व के बारे में भी वो लोग खोज वगैरह करते हैं, तो उनमें अस्तित्ववादी बुद्धि भी होती है। इसके अलावा आध्यात्मिक बुद्धि से मतलब है कि जो अध्यात्म की बात करते हैं, जैसे कि दार्शनिक हो गए, साधु संत या फ़कीर वगैरह, तो इनमें पाई जाती है आध्यात्मिक बुद्धि। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।